नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 4 फरवरी और आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे 4 फरवरी से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। इसमें हम मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो प्रश्न होते हैं उन सभी को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहला प्रश्न है कि स्पाइस वैक्स जिसे यूएस एफडीए से पूर्ण स्वीकृति मिली है का निर्माण किस फार्मा कंपनी के द्वारा किया गया है। यह एक कोविड-19 की वैक्सीन है जिसे हाल ही में स्वीकृति मिली है। तो यह मडर्ना नामक कंपनी के द्वारा बनाई गई है और यह एक यूएसए की कंपनी है जिसे हाल ही में क्या किया है, स्वीकृति मिली है कि आप इसको वैक्सीन के रूप में लगा सकते हैं। तो इसे किसने बनाया है? मडर्ना नामक कंपनी ने। तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। स्पाइस वैक्स नामक कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण मडर्ना नामक कंपनी के द्वारा किया गया है और यह टीका जो होगा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वर्ग के लिए होगा। तो ये दोनों बातें आप इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एंटोनियो कोस्टा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा वह क्या होगा? पुर्तगाल। तो पुर्तगाल में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो उन चुनावों के परिणाम के आधार पर वहाँ की जो पार्टी है उन्होंने एंटोनियो कोस्टा को पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है या उनको इसमें बनाया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। और जो ये यहाँ के ये प्रधानमंत्री हैं, ये पुर्तगाल के 119वें नंबर के प्रधानमंत्री होंगे। यदि हम बात करें पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल एक यूरोपियन देश है जिसकी राजधानी क्या है? लिस्बन है। मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, उस इमेज में आप देख सकते हैं कि पुर्तगाल कहाँ लोकेटेड है। तो यह एक यूरोपियन कंट्री है जो कि आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े समुद्री लॉक इजमुइडेन सी लॉक का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर जो ये टर्म लिखी है उसको समझते हैं पहले ये होती क्या है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, अलग अलग प्रकार के जो तट होते हैं जिनके किनारे शहर होता है, तो वहाँ पे जो बंदरगाह बने होते हैं उन पर जहाज़ों को रोका जाता है। तो जो बंदरगाह होते हैं उन बंदरगाहों के बीच में एक रास्ता बनाया जाता है जहाँ पर उन जहाज़ों को रोका जाता है। तो उसी स्थान को हम कहते हैं सी लॉक। और दुनिया का ये सबसे बड़ा समुद्री सी लॉक कहाँ बनाया गया है? नीदरलैंड में। इसकी एक इमेज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अभी आगे, तो उसके माध्यम से थोड़ा आपको ईज़िली समझ में आएगा। तो फिलहाल में आप इतना याद रखिए कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? नीदरलैंड। चलिए इसके बारे में इमेज के माध्यम से जानते हैं कि होता क्या है। जैसा कि आप ये जान पा रहे हैं, इस इमेज में ये चारों तरफ पानी है। इसमें एक ये लॉक टाइप का बनाया गया है कि ये जहाज आएगा और इसमें अंदर जाके यहाँ पे एक तरीके से पार्क कर दिया जाएगा। इसी को हम बोलते हैं सी लॉक। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो सी लॉक है वो कहाँ बनाया गया है? नीदरलैंड में। तो ये बात आपको याद रखना है। एक तरीके से जो जहाज होते हैं उनको पार्किंग करने का स्थान होता है ये। नीदरलैंड की जो राजधानी है वह क्या है? एम्बर्सडन। और ये भी क्या है? एक यूरोपियन कंट्री है। तो ये दोनों बातें आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इसी में कि किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है। तो ये एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है असम सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा असम। यदि बात कर रहे हैं असम, तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर, जो कि आपको इसमें याद रखना है। उसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं बातें, आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रोजेक्ट सद्भावना लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य 1 वर्ष के अंदर राज्य का जो सचिवालय है उसमें जितने भी फाइलें जो लंबित पड़ी हैं, काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ी हैं, उन्हों को
सही समय पे कंप्लीट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लेकर आए हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट सद्भावना किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर होगा असम राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि देश का पहला जेड ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केरल। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। तो केरल में देश का पहला जेड ग्राफीन नवाचार केंद्र खोला जाएगा। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, ये किस प्रकार से काम करेगा। यह केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र एवं टाटा स्टील लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम होगा, जिसके माध्यम से अलग अलग प्रकार की जो ऑनलाइन प्रणाली होती है उन कार्यों को समाप्त किया जाएगा। तो इसको स्टार्ट करने वाला जो राज्य है वो कौन है? केरल। और केरल के कहाँ पर स्टार्ट होगा? त्रिशूल नामक जिले में। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कोविड-19 से प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को नियोजित ढंग से संचालित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी कार्यक्रम या कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया है? तो आप जैसा कि जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से हमारा जो शैक्षणिक संस्थान का जो सत्र है वो प्रॉपरली समय पे आयोजित नहीं हो पा रहा है। जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित नहीं हो पा रही, ना ही कक्षाएं हो पा रही। तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ई विद्या नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम। केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में डिजिटल शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही स्कूली शिक्षा को ऑनलाइन एवं डिजिटल माध्यम से जोड़ने के लिए 12 नए चैनलों को लॉन्च किया जाएगा और इसमें कक्षा 1 से लेके 12वीं तक के जो विषय होंगे या जो कक्षाएं होंगी उनको इसमें पढ़ाया जाएगा। और ये जो चैनल होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, जो कि दूरदर्शन जैसे चलता है उसी प्रकार से ये टीवी पर चला करेंगे। तो अलग अलग राज्य के अलग अलग रहेंगे, उसी अलग भाषा के आधार पर इनको स्टार्ट किया जाएगा। तो फिलहाल में एक बात याद रखना है आपको कि पीएम ई विद्या जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? केंद्र सरकार के द्वारा, और ये ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हरियाणा। हरियाणा में 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेमों का आयोजन किया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले वर्ष भारत में जो कोरोना की दूसरी लहर आई थी उस समय 2021 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम थे उनका आयोजन हरियाणा में होना था, परंतु कोविड-19 की महामारी की वजह से इनको निरस्त करना पड़ा और अब इनका आयोजन फरवरी 2022 में किया जाएगा, अभी आने वाले टाइम में। तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 है ये वास्तविकता में हैं 2021 के, लेकिन इनका आयोजन कब किया जा रहा है? 2022 में। और इनका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? हरियाणा में। यदि हम इसी में बात करें आगे कि वर्ष 2023 के खेलो इंडिया यूथ का आयोजन कहाँ पर होगा, तो ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य के जो राजधानी है भोपाल, वहाँ पर इनको आयोजित किया जाएगा। तो इससे संबंधित हमें ये बात याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी में। अगला प्रश्न है कि शीतकालीन ओलंपिक खेल क्या है? तो इसमें कुछ 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको कि जो अभी 4 फरवरी से शुरू होने वाले हैं, कल से जो ओलंपिक हैं ये शीतकालीन वाले, ये बेसिकली होते क्या हैं? तो जो शीतकालीन मतलब क्या होता है? विंटर वाले, मतलब जिसमें तापमान एटमॉस्फेयर का कम होता है या विंटर सीजन जो होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि बर्फ कर खेले जाने वाले खेलों को हम क्या कहते हैं? शीतकालीन ओलंपिक खेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। स्टेडियम में जो खेले जाते हैं वो कौन से होते हैं? ग्रीष्मकालीन वाले खेल।
घास पर क्या खेला जाता है? घास पर अलग अलग तरह के खेल खेले जाते हैं। इस पर टेनिस भी खेला जाता है, क्रिकेट भी खेला जाता है, गोल्फ भी खेला जाता है और कोर्ट में क्या खेला जाता है? टेनिस खेला जाता है। तो अलग अलग खेल के लिए अलग अलग स्थान होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शीतकालीन के लिए। तो बर्फ पर खेले जाने वाले खेलों को हम क्या कहते हैं? शीतकालीन खेल और ओलंपिक खेल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी में आगे जानते हैं हम कि शीतकालीन ओलंपिक उन खेलों की प्रमुख प्रतियोगिता होती है जो कि बर्फ पर खेले जाते हैं। पहली बात, पहला शीतकालीन ओलंपिक वर्ष 1924 में फ्रांस के सैमोनिक्स नामक शहर में आयोजित किया गया था। भारत इन शीतकालीन में 1964 में पहली बार भाग लिया था। ठीक है। और अभी कल से मतलब आज से ही 4 फरवरी से ही जो शीतकालीन है विंटर ओलंपिक के 2022 के, उनका आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसी में। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्यात करने का ऑर्डर लिया है? जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय चीन के जो आस पड़ोस में जितने भी देश हैं, पड़ोस देश, वो चीन की करतूतों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो फिलीपींस है, इसने भारत से जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल हैं, इनका ऑर्डर लिया है। मतलब ये हमसे ये इन मिसाइलों को खरीदेगा अपने देश की सुरक्षा के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के पहले या पर इसका जो पहला ऑर्डर होता है उसको निर्यात करने का ऑर्डर अपने पास ले लिया है। पहली बात इसी में बात करते हैं कि ब्रह्मोस है क्या। तो ब्रह्मोस भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा रूस के एनपीओम का एक संयुक्त उद्यम है। और इसका जो नाम रखा गया है, ये भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। और ये जो मिसाइल है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये भारत और रूस दोनों के सहयोग से बनाई गई है। और इसको अभी हम किसे निर्यात कर रहे हैं? फिलीपींस को। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी के दिन हम विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। इधर भी यही लिखा हुआ है कि प्रत्येक वर्ष हम 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। अब ये कैंसर हो क्यों जाता है कि जब कभी भी हमारी बॉडी की जो सेल है, कोशिका, उसमें यदि अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है, जिसे हम कहते हैं अनकंट्रोल सेल डिवीजन, तो उस कंडीशन में उसी को हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन इन सेल क्या हो जाता है? कैंसर। तो कब मनाते हैं इसका डे? 4 फरवरी के दिन। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।